हेलो बच्चों। है ना, लास्ट लेक्चर में हम लोग का हो गया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम लोग को पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन। है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ था? सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बेटा स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू हम बोलते हैं बेटा पोटेंशियल पॉलन मदर सेल, क्योंकि जितने भी स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं वो डिफरेंशिएट होके या कन्वर्ट होके माइक्रोस्पोर मदर सेल बना सकते हैं। तो स्पोरोजीनस टिश्यू डिफरेंशिएट हुए, क्या बना बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। इसमें क्या हुआ बेटा? मियोसिस हुआ, क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। क्या बना बेटा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसके बाद इसमें केमिकल वगैरह जो टेप्टम से रिलीज हुए थे उन्होंने एक्ट किया और फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड से क्या होंगे? माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए। क्या हो गए बेटे? माइक्रोस्पोर बन गए। ठीक है, माइक्रोस्पोर को हम लोग बोलते हैं बेटा पॉलन ग्रेन या बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस हुआ तो पहले बना बेटा वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, और फिर जनरेटिव सेल में एक और माइटोसिस हुआ तो बना दो मेल गैमेट। अगर पॉलन का डिस्पर्सल है ना, पॉलन का जो रिलीज हो रहा है स्टेमन से, है ना, एंथर से, वो अगर टू सेल्ड स्टेज में हो रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है, तो यहां बोलेंगे कि ये पॉलन टू सेल्ड स्टेज में है। और अगर जनरेटिव सेल डिवाइड होके दो मेल गैमेट बना दिया है तो यहां हम बोलेंगे कि जो पॉलन ग्रेन है ये थ्री सेल्ड स्टेज पे है। जो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स है मोर देन 60%, उसमें जो पॉलन रिलीज होता है, डिस्पर्सल होता है, वो होता है बेटा टू सेल्ड स्टेज पे, और जो लेस देन 40% है उनमें होता है बेटा थ्री सेल्ड स्टेज में। ठीक है, फिर हम लोग ने ये बात भी डिस्कस की थी कि अगर टू सेल्ड स्टेज पे पॉलन रिलीज हो रहा है तो क्या होगा? ये जनरेटिव सेल मेल गैमेट कब बनाएगा? जब ये वाला पॉलन, टू सेल्ड स्टेज वाला पॉलन कहां पे जाके लैंड कर जाएगा बेटा? स्टिग्मा पे। क्लियर? अगर हम पॉलन का स्ट्रक्चर देखें, तो हम लोग ने कल बेटा इसमें इतनी चीज पढ़ी थी कि जो पॉलन ग्रेन होगा हमारा, ये कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल होगा, है ना। जनरली कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल होगा। 25 टू 50, 25 से 50 माइक्रोमीटर डायामीटर में होगा, और इसकी दो वॉल होती है ना, दो वॉल होती हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा एक्साइन और इंटाइन, और इन दोनों को एक हम कलेक्टिव टर्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा स्पोरोडर्म। अब स्पोरोडर्म में जो आउटर वॉल है इसको हम बोल देते हैं बेटा एक्साइन, और जो इनर वॉल है इसे बोल देंगे इंटाइन। ठीक है,
तो इसके अंदर हमारे बेटा क्या दो सेल प्रेजेंट थे, ये था हमारा बेटा वेजिटेटिव सेल और ये हमारा था जनरेटिव सेल। अब इसके बेटा जो चारों तरफ होगा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल है तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा ये दोनों किससे कवर होंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का बेटा जो कंपोजिशन वगैरह है वो वही वाला रहेगा जो सेल चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो ये दूसरी लेयर है अंदर वाली, इसको हम बोलेंगे इंटाइन, है ना। ये अंदर वाली वॉल क्या हो जाएगी बेटा, इंटाइन। तो अंदर वाली लेयर को बेटा हम क्या बोलेंगे, इंटाइन। ये जो इंटाइन है ये बनी होती है बेटा सेलुलोज की और पेक्टिन की, ठीक है। कहीं कहीं पे इसी बात को ऐसे लिख देते हैं कि ये किसकी बनी है बेटा, पेक्टोसेलुलोज, ठीक है ना। दोनों सेम बात है, या तो हो जाए सेलुलोज एंड पेक्टिन या तो कहीं लिखा हो पेक्टोसेलुलोज, ठीक है। दूसरी बात, ये कैसी होगी बेटा, थिन होगी, है ना, एज कंपेयर टू इंटाइन, सॉरी एक्साइन, ठीक है। थिन होगी और कैसी होगी बेटा, फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ये आउटर लेयर है जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइन। ये बेटा बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, ठीक है। ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है यहां पे, ठीक है, ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये एनसीईआरटी कहती है कि ये बहुत हार्ड मटेरियल है, नॉर्मली इस पर किसी का भी असर नहीं होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहती है कि ये वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मटेरियल। दूसरा किसके लिए रेजिस्टेंट होगा बेटा, टेम्परेचर के लिए, एसिड के लिए और एल्कली के लिए, ठीक है ना। जो भी टेम्परेचर का, एसिड का, एल्कलाई का कोई भी असर इस पे नहीं पड़ता है और इसको डिग्रेड करने के लिए अभी तक कोई भी एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है। और स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करने के लिए अभी कोई भी एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, ये बेटा थिन थी तो एक्साइन क्या होगी बेटा, थिक होगी, और आउटर है तो यही क्या होगी बेटा, हार्ड भी होगी, ठीक है।
अब क्योंकि ये सबसे बाहर है, तो हम जब बेटा पॉलन को, डिफरेंट प्लांट्स के जब हम पॉलन को देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें डिफरेंट डिजाइन बनी होती है, डिफरेंट पैटर्न बनी होती है ना। तो ये डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट जो पैटर्न हमें दिखता है वो सारा का सारा कहां पे बना होता है बेटा, एक्साइन पे। कहां पे बना होता है, एक्साइन पे। तो डिफरेंट एरेज या डिफरेंट पैटर्न्स कहां पे देखने को मिलेंगे आपको बेटा, एक्साइन पे। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहीं से है, ठीक है, ये पॉइंट लिख नहीं रहे हैं आप, दिमाग में रख लेना कि यहां पे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, कोई भी ना एंजाइम डिग्रेड कर रहा है, ना एल्काली, ना एसिड, ना टेम्परेचर, किसी का कोई असर नहीं हो रहा है ना। तो जब ये ग्राउंड पे ना जमीन में आते हैं और इनका क्या हो जाता है बेटा, ऊपर लेयर्स बन जाती है ना, फॉसिल बन जाते हैं। फॉसिल कैसे बनते हैं, कोई भी चीज जमीन में गिरी उसके ऊपर सॉइल की लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर बनती चली गई, मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हो गए, वो फॉसिल बन गए, है ना। अब सपोज करो कि ये है पॉलन गिरा है, पॉलन के ऊपर लेयर बाय लेयर है ना, कुछ बहुत सारे साल में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में लेयर बाय लेयर बनती गई, है ना, सॉइल के उसके ऊपर, पॉलन के ऊपर। लेकिन ना टेम्परेचर का असर हो रहा है, ना एसिड का, ना एल्कलाई का, ना एंजाइम का। तो जैसी पॉलन प्रेजेंट थी, क्या वैसे ही प्रेजेंट रहेगी बाद में, है ना। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पॉलन का जो फॉसिलाइजेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो अब ऑप्शन में एक्साइन होगा तो हम एक्साइन मार्क करेंगे, अगर एक्साइन नहीं होगा, स्पोरोपोलेरिन होगा, तो हम स्पोरोपोलेरिन मार्क करेंगे। बात क्लियर है, चलो नोट कर लो इतना। हो गया, चलो। अब यहां पे बेटा हमने कल आपको एक चीज और बताई थी, है ना, कि यहां पे जर्म पोर भी होता है ना। एक चीज हमने आपको कल और बताई थी कि इंटाइन में नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन में नहीं होगा, जो एक्साइन है सिर्फ और सिर्फ, बेटा क्योंकि हार्ड है, ना टेम्परेचर से, ना एसिड से, ना अल्कलाइन, ना एंजाइम से, किसी से ये डिग्रेड तो होगी नहीं, खत्म होगी नहीं। तो यहां पे कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हमने बोल दिया बेटा जर्म पोर्स। क्या बोल दिया, जर्म पोर्स। इनको हमने बोल दिया बेटा जर्म पोर्स, है ना। अब ये जर्म पोर्स है क्या, ऐसी जगह जहां पे क्या एब्सेंट है बेटा, एक्साइन एब्सेंट है, स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो जर्म पोर्स क्या है, ऐसी प्लेसेस वेयर एक्साइन, या एक्साइन को हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन, इज एब्सेंट। अब इन जर्म पोर का बेटा काम क्या होता है, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अभी हमें जेनेटिव सेल से मेल गैमेट बनेंगे, तो मेल गैमेट पॉलन के बाहर आने चाहिए ना, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहां से बेटा पॉलन ट्यूब निकलता है, और उस पॉलन ट्यूब में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
ऐसे लिख लो आप, अलाउज फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। बस जनपोर वाला ऑर्बिटल नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद बेटा एनसीईआरटी होगी सबके पास, है ना? एनसीईआरटी निकालो। जो बेटा नई वाली एनसीईआरटी है, ठीक है, उसमें पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे, इवन 7 पे, है ना? 7 से आओ, 7 पे बेटा जो लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है, वहां पे से, है ना, वहां से नेक्स्ट में जो ये हेडिंग है पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, इसके ऊपर तक ये आप पढ़ोगे, ठीक है? इसमें अंडरलाइन करना है। पहले तो बेटा पॉलन एलर्जी वाली बात अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, जो 7 नंबर पेज पे है। उसके बाद 8 नंबर पे जो सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ है, वहां पे बेटा पॉलन एज अ फूड प्रोडक्ट की बात हुई है, ठीक है ना, एज अ न्यूट्रिएंट्स की बात हुई है, तो उसको अंडरलाइन कर लेना। और नीचे बेटा वायबिलिटी की बात हुई है, ठीक है ना, तो वायबिलिटी वाली बात पे नेक्स्ट वाले जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, उसमें बेटा तीसरी चौथी लाइन पे, है ना, लिखा है इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज, इसको अंडरलाइन कर लेना। और इसके नेक्स्ट वाली लाइन पे अंडरलाइन कर लेना कि सम मेंबर्स में रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी के, है ना, जो वायबिलिटी है वो कुछ महीनों तक रहती है। ठीक है, इनसे बस बेटा इतना ही क्वेश्चन बनता है, जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन है यही बनता है कि पहला कि पॉलन एलर्जी क्या होता है ना, या पॉलन एलर्जी किससे होता है। तो एलर्जी क्या है बेटा? एलर्जी मतलब आपने देखा होगा कि हम कभी जाते हैं किसी भी चीज से, है ना, हमारे क्या छींके आने लगती है, खांसी आने लगती है ना, रनिंग नोज हो जाती है हम लोग की, तो वो किस वजह से होती है? तो हम क्या बोलते हैं कि एलर्जी हो गई है ना। तो एलर्जी एक तरीके से है क्या कि जो पॉलन होते हैं कुछ प्लांट, सभी प्लांट्स के नहीं बेटा, कुछ प्लांट्स के जो पॉलन होते हैं वो क्या करेंगे, जो कुछ प्लांट से पॉलन होंगे उनसे हमें क्या होगा बेटा, जब हम उनको इनहेल कर लेंगे तो इनहेल करने के बाद हमें क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं इन्हीं की वजह से हमें क्या होती है बेटा, छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है, और इसी बात को हम लोग बोल देते हैं बेटा पॉलन एलर्जी। ठीक है, तो इसमें लिख लो आप, है ना, बाकी अंडरलाइन करना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप अंडरलाइन कर लोगे लिख लेना पॉलन, सम पॉलन, है ना, सारे पॉलन नहीं होता। और सम पॉलन मतलब कुछ स्पीशीज के पॉलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सम पॉलन कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, like asthma and bronchitis। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉलन एलर्जी बोलते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है पार्थीनियम, और इसी का दूसरा नाम होता है बेटा कैरेट ग्रास। ये जो है हमारी किसके साथ आई थी, इंपोर्टेड वीट के साथ एक्स्ट्रा में आ गई थी। इंपोर्ट, जब वीट हमारा इंपोर्ट किया गया था उसके साथ ये पार्थीनियम ग्रास क्या है, बाहर से आ गई थी। दूसरी बात,
अगर हम बात करें बेटा पॉलन प्रोडक्ट की, तो कुछ पॉलन है ना, समटाइम्स pollens are used as food supplements. फूड सप्लीमेंट, या फिर इसी की जगह बेटा कभी टर्म लिख के आ जाता है न्यूट्रिएंट, दोनों सेम बात है, ठीक है। जो एथलीट्स होते हैं और जो रेसिंग हॉर्स होते हैं, है ना, एनसीईआरटी कहती है जो कुछ एथलीट्स होते हैं और जो रेसिंग हॉर्स होते हैं, ये पॉलन को कंज्यूम करते हैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। चलो, है ना, एनसीईआरटी पे आपने अंडरलाइन भी कर लिया होगा। नेक्स्ट बेटा पॉलन वायबिलिटी। अगर हम पॉलन वायबिलिटी की बात करें तो वायबिलिटी का मतलब होता है बेटा, जैसे एक्सपायरी होती है ना, किसी भी प्रोडक्ट पे हमारा एक्सपायरी डेट लिखी होती है। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है कि इस डेट के बाद अब हमें ये नहीं खाना है ना, खराब हो गया है, कुछ नहीं गया उसमें, है ना, हमने ना हाथ लगाया, नहीं, बिल्कुल सील पैक था, है ना, ढक्कन बिल्कुल खोला ही नहीं गया, उसके बाद भी अगर एक्सपायरी डेट निकल गई है तो उसके बाद हम उसे नहीं खाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो खाने लायक नहीं रहता है, ऐसा कंपनी कहती है ना। कुछ लोग खा भी लेते हैं, है ना। चलो, तो वायबिलिटी का मतलब क्या है, एक तरीके से एक्सपायरी। अब अगर पॉलन की एक्सपायरी हो गई है तो क्या वो फर्टिलाइजेशन करा पाएगा? नहीं करा पाएगा भाई। पॉलन की एक्सपायरी हो गई, पॉलन की में क्या बनाता बेटा, मेल गैमेट बनाता, और मेल गैमेट क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, है ना। तो वायबिलिटी का मतलब है कि अगर वायबल है, जब तक वायबिलिटी प्रेजेंट है या वायबल है तब तक पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन करा सकता है। अगर वायबिलिटी खत्म हो गई तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा उस पॉलन से, जिस पॉलन की वायबिलिटी खत्म हो गई होगी, ठीक है। अब ये जो पॉलन की वायबिलिटी है ये डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम की होती है, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन की होती है। तो जैसे अभी हमने अंडरलाइन करवाया था कि जो व्हीट और राइस है, इसमें जो पॉलन वायबिलिटी है ये है बेटा 30 मिनट्स की, है ना। और जो फैमिली है इनके कुछ मेंबर्स में कुछ महीनों के तक क्या होती है बेटा, वायबिलिटी प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। इससे ज्यादा भी होती है दूसरे प्लांट्स में, है ना, मतलब आधे घंटे से कुछ महीनों तक, है ना, वायबिलिटी रहती है। आगे चल के पढ़ेंगे बेटा कि कुछ में तो बेटा एक एक हजार, है ना, 2000 साल के बाद भी क्या हुआ है, वायबिलिटी प्रेजेंट है पॉलन में। मतलब अगर व्हीट और राइस में जो पॉलन रिलीज हुआ है, अगर 30 मिनट के अंदर उन्होंने फर्टिलाइजेशन नहीं किया तो उसके बाद वो पॉलन क्या हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे बेटा इसी पैराग्राफ में एक बात और बोली गई है कि कभी कभी हम ये जो पॉलन होते हैं इनकी वायबिलिटी बचाने के लिए, है ना। अब सपोज करो कि भाई हमें अभी फर्टिलाइजेशन नहीं कराना है, हमें कब कराना है, बाद में कराना है, ठीक है।
तो हमें पॉलन बचा के रखने पड़ेंगे। अगर हमने यहीं पे घर पे रख दिए तो क्या होगा, 30 मिनट के बाद इनकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब हमें 3 महीने के बाद फर्टिलाइजेशन करवाना है, कैसे करवाओगे, क्योंकि वायबिलिटी तो खत्म हो चुकी है ना। तो पॉलन को प्रिजर्व करने के लिए, जिससे इनकी वायबिलिटी खत्म ना हो, ऐसी जगह जहां पे पॉलन प्रिजर्व होते हैं उनको बेटा बोलते हैं पॉलन बैंक, है ना। तो पॉलन की वायबिलिटी खत्म ना हो, इसके लिए हम पॉलन बैंक में पॉलन को प्रिजर्व करते हैं। और पॉलन को प्रिजर्व करने के लिए पॉलन बैंक में क्या होगा बेटा, प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलन। और ये जो प्रिजर्वेशन होता है ये होता है बेटा लिक्विड नाइट्रोजन पे। लिक्विड नाइट्रोजन पे क्यों होता है, क्योंकि जो बेटा लिक्विड नाइट्रोजन है इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर होता है इसका -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये जो टेक्निक है जिसपे हम लिक्विड नाइट्रोजन पे या -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो नोट कर लो इसको भी 1 मिनट में। हो गया। यहां पे बेटा हमारा माइक्रोस्पोर है ना, मतलब स्टेमेन एंथर वाली बात खत्म हो जाती है। अब हमें स्टार्ट करना है ओव्यूल के बारे में, है ना, या गाइनोशियम के बारे में। अब उससे पहले हम एक आध सवाल देख लेते हैं, है ना, जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। अभी जब हम लोग गाइनोशियम पढ़ लेंगे तो उसके बाद भी हम लोग 1-2 टाइप के सवाल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो डायरेक्ट ही ये पूछा जाता है कि 3 सेल्ड स्टेज पे या 2 सेल्ड स्टेज पे कितनी माइटोसिस और कितनी मियोसिस चाहिए पॉलन मदर सेल से, है ना। तो ये चीज हम आपको बता चुके हैं, डायरेक्टली हमने लिखवा दिया था कि 2 सेल्ड स्टेज में 1 मियोसिस 1 माइटोसिस, और 3 सेल्ड स्टेज में 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, है ना। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। दूसरा बेटा आता है कि हाउ मैनी, है ना, मतलब कितने माइक्रोस्पोर या कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे आर फॉर्म फ्रॉम 20 पॉलन मदर सेल, ठीक है, सीधा सीधा। अभी क्योंकि ज्यादा हुआ नहीं है, इतना ही हुआ है, तो इसमें सीधा सीधा आपका इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको पता है कि जब एक पॉलन मदर सेल होता है ना, और पॉलन ग्रेन बनाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ता है बेटा, मियोसिस करवाना पड़ता है। मियोसिस करवाने पे हमें क्या मिलता है बेटा, माइक्रोस्पोर मिलता है या पॉलन ग्रेन मिलता है। और अगर एक पॉलन मदर सेल है तो कितना हमें मिलता है बेटा, 4। कितने मिलते हैं, 4। अभी यहां पे हमें क्या है बेटा, 20 पॉलन मदर सेल है ना, 20 पॉलन मदर सेल है। क्या बनाना है, पॉलन ग्रेन बनाना है, क्या होगा, मियोसिस होगा। तो 1 से 4 बन रहे थे,
तो 20 से कितने बनेंगे बेटा? 4 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा? 80 पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये तो हो गया सीधा सीधा। अब इसी में दूसरा क्या पूछ लेगा आपसे? अब यहां पे पॉलन ग्रेन ना पूछ के, है ना, यहां पे आपको बता देगा, देखो ऐसे पूछ ले, हाउ मैनी। अब यहां पे इसी में हम बेटा सारे करवा दे रहे हैं, और आगे क्वेश्चन इसका नहीं लिखेंगे, इसी में हम तीनों चीज जो पूछ सकता है। हाउ मैनी वेजिटेटिव सेल, generative cell and male gamete can be formed from 20 pollen mother cell. अब देखो यहां पे भी 20 है, यहां पे भी 20 लिया था हमने, ठीक है ना, ताकि आप कंपेयर कर सको। अब यहां पे अगर हम देखना स्टार्ट करें तो ये बताओ कि 20 पॉलन मदर सेल से हमारे 80 पॉलन ग्रेन बने थे, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, है ना, कि 20 पॉलन मदर सेल से हमारे 80 पॉलन ग्रेन बन गए थे। अब ये बताओ 80 पॉलन ग्रेन में, है ना, एक पॉलन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल कितना? एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। इसका मतलब अगर 80 पॉलन ग्रेन है ना, 80 पॉलन ग्रेन है, तो भाई 20 पॉलन मदर सेल थे, इससे 80 आपके पॉलन ग्रेन बन गए। तो अगर 80 पॉलन ग्रेन है तो हमारे पास 80 क्या हो जाएंगे बेटा? वेजिटेटिव सेल और 80 ही क्या हो जाएंगे? जनरेटिव सेल। ये बात समझ में आई? तो अगर 20 पॉलन मदर सेल से कितने वेजिटेटिव सेल बने? 80 वेजिटेटिव सेल। 20 पॉलन मदर से कितने जनरेटिव सेल बने? 80 जनरेटिव सेल। अब बात आती है मेल गैमेट कितने बने। तो अब याद करो कि एक जनरेटिव सेल से कितने मेल गैमेट बनते थे बेटा? 2। कितने बनते थे? 2, है ना। एक जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट बनते थे। हमारे पास कितने जनरेटिव सेल है बेटा? 80 जनरेटिव सेल है। क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना हो जाएगा? 160। बात समझ में आई? तो हमारे पास क्या हो गया आंसर? 160 मेल गैमेट, 80 जनरेटिव सेल और 80 वेजिटेटिव सेल। ये हमारा इस क्वेश्चन के क्या हो गए? आंसर हो गए, है ना। ये देखो ये तो सीधा सीधा है, पूछा जाता है, मैं नहीं कह रहा कि पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है, लेकिन इसी बात को थोड़ा सा घुमा के ये पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसमें भी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है मेल गैमेट, है ना। बात समझ में आ रही है? चलो नोट कर लो इसको। अब यहां पे अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक एक सॉल्व करना, ठीक है, कि पहले पॉलन मदर सेल से
पॉलन बनाएंगे, फिर पॉलन से मेल गैमेट बनाएंगे, है ना। फिर जो मतलब जो पूछा जाएगा भाई, सारे तो अगर सारे पूछा जाए तो आपको इसी टाइप से करना है, अगर एक एक पूछा जाए तो जो पूछा जाए उसके लिए ही सॉल्व करना, सबके लिए सॉल्व मत करना, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। हो गया। चलो इसमें बेटा एक चीज और कर लेते हैं ना, एक टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है ना, ये हम लोगों ने डायरेक्ट किए, छोटे छोटे थे। अब इसी में और कहां से पूछ सकता है। सपोज करो पूछा जाए कि हाउ मैनी मेल गैमेट are formed are formed if 20 pollen mother cells are present in each microsporangium. How many male gametes are formed इसको ऐसे लिख लेना बेटा, how many male gametes are formed by a flower having 10 stamens if 10 pollen mother cell, है ना, 10 कर लेना बेटा ताकि सॉल्व करने में इजी रहेगा। 10 stamens if 10 pollen mother cell are present in each microsporangia. अब देखो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसमें हमें ध्यान क्या क्या रखना है कि पहली बात यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, स्टेम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन दिया हुआ है, मतलब हमें स्टार्ट कहां से करना है बेटा, स्टेमन से स्टार्ट करना है। पूछ क्या रहा है, मेल गैमेट पूछ रहा है, और पॉलन मदर सेल भी कितने दिए हुए हैं बेटा,
10 पोलन मदर सेल। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि 10 पोलन मदर सेल एक माइक्रोस्पोरेंजिया में दिए हैं, है ना। अब अगर हम स्टेमेन से आए तो एक स्टेमेन में हमें क्या मिलता है बेटा, एक स्टेमेन बराबर एक एंथर, है ना, एक एंथर एक फिलामेंट। तो एक स्टेमेन बराबर एक एंथर। एक एंथर में बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है। तो अगर हम एंथर के बाद माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कितने पोलन मदर सेल दिए हुए हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कितने पोलन मदर सेल दिए हुए हैं, 10। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कितने पोलन मदर सेल हो जाएंगे बेटा, इतने हो जाएंगे, है ना, 4 into 10। अब पोलन मदर सेल से हम क्या बनाते थे बेटा, पोलन बनाते थे कैसे, मियोसिस से। अब ये बताओ, एक मियोसिस से, है ना, जब एक मियोसिस होता है तो हमारे पास कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, है ना। एक सेल है और यहां पे क्या हुआ, मियोसिस हुआ। जो एक सेल है ना, मियोसिस होगा, अभी लिख देते हैं। तो मियोसिस होगा तो 4 बनेंगे। तो हमारे पास 4 into 10 तो ये था, है ना। और एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने तो 4 ये हो गए। तो इतने हमारे पास क्या बन गए बेटा, पोलन बन गए, है ना। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि एक पोलन मदर सेल से मियोसिस के बाद कितने पोलन बनते हैं, 4 पोलन बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक पोलन ग्रेन से कितने मेल गैमेट बन रहे थे बेटा, 2 मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट बन रहे थे, 2 मेल गैमेट, है ना। तो एक पोलन से 2 मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 into 10 into 4 into 2, इतने क्या बनेंगे बेटा, मेल गैमेट। और ये कब होगा इतना, जब हमारे पास क्या था बेटा, एक एंथर था। और एक एंथर कब था, जब हमारे पास एक स्टेमेन था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 स्टेमेन। इसका मतलब ये जो भी है, एक स्टेमेन से इतने मेल गैमेट, तो 10 स्टेमेन से इस पूरे को हम 10 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, लिख लो, 10 into 4 into 10 into 4 into 2, ठीक है। ये 10 हमारे पास क्या हो गए बेटा, स्टेमेन हो गए, ठीक है। एक स्टेमेन में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक माइक्रोस्पोरेंजिया में 10 पोलन मदर सेल, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन बनेंगे और एक पोलन से क्या होगा बेटा, 2 मेल गैमेट बनेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको जल्दी से, है ना। 10 into 4 40, 40 into 10 400, 400 into 4 1600 और 1600 into 2 3200, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 3200 मेल गैमेट। बात समझ में आ रही है।
ये चीज बेटा इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसी टाइप से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो टाइम भी लगना कम हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो हो गया नोट बेटा? ये समझ में नहीं आ रहा ना आप लोगों को, दोबारा लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब आज यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो हम लोग को गाइनोशियम वाला स्टार्ट करना है। ठीक है, जो भी गाइनोशियम वाला पार्ट है एनसीईआरटी से आप लोग रीड कर लोगे पहले से, ताकि जब अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, लिंक कर पाओगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद गाइनोशियम वाला आप पढ़ लेना। ठीक है, एनसीईआरटी से नेक्स्ट लेक्चर में गाइनोशियम स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, जब गाइनोशियम कंप्लीट हो जाएगा तो इस टाइप से, क्योंकि तब आपका बेटा मेगास्पोर भी हो जाएगा, तब वहां पे मेगास्पोर और सीड वाले क्वेश्चन और इंक्लूड हो जाएंगे, तो वहां पे भी 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।